गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गियासुद्दीन बलबन के बारे में। जब गियासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा तो उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में, और साथ ही हम जानने वाले हैं कि बलबन ने किस प्रकार से राज्य प्रबंध को संभाला। जब बलबन गद्दी पर बैठा तो उसने राजतंत्र के सिद्धांत को अपनाकर एक सख्त सुल्तान की भूमिका किस प्रकार से निभाई थी और अपना शासनकाल लंबे समय तक चलाया। तो चलिए जानते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और शुरू करते हैं अपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बलबन कौन था। जैसे मैंने पिछली वीडियो अपलोड्स की हैं उसमें मैंने इल्तुतमिश की एक वीडियो अपलोड की है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इल्तुतमिश है उसने अपने शासनकाल के दौरान 40 अमीरों को नियुक्त किया था। उन 40 अमीरों में से ही एक जो सदस्य था उसका नाम था बलबन। ठीक है, इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी नामक 40 अमीरों का एक गुट जो है अपने राज्य महल में तैयार किया था। 40 अमीरों का गुट मीन्स यहाँ पर ग्रुप कह सकते हैं, जिसमें 40 अमीर शामिल थे। ठीक है, और उसे जो है तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। तो उन 40 अमीरों में से ही एक कौन था? बलबन। उन 40 अमीरों में से ही एक सदस्य बलबन था, एक मेंबर जो है बलबन था। अब जो 40 अमीर थे वह इल्तुतमिश के सामने तो बहुत अच्छे थे, ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश की पीठ पीछे वह उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। इसी प्रकार से इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो जितने भी शासक गद्दी पर बैठे तो उन्हें गद्दी से उतारने में सबसे बड़ा हाथ जो है इन 40 अमीरों का ही रहा, क्योंकि यह उस जो सुल्तान था उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। उसके सामने अच्छे थे लेकिन उसके पीठ पीछे षड्यंत्र रचते थे और उसे गद्दी से उतारने के लिए कोई ना कोई साजिश करते रहते थे। इसी प्रकार से जब बलबन गद्दी पर बैठा, ठीक है, बलबन जो है नासिरुद्दीन महमूद के पश्चात गद्दी पर बैठा। बलबन नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात गद्दी पे बैठा। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में नासिरुद्दीन महमूद के बारे में डिस्कशन किया, वो आप जाकर देख सकते हैं। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही बलबन ने जो है अपना प्रभाव जो है दिखाना शुरू कर दिया था। अब जो नासिरुद्दीन महमूद है, ठीक है, एक तरह से ये बलबन का जो है जवाई भी है, यानी कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। ठीक है, तो जो बलबन है उसने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था नासिरुद्दीन महमूद के साथ। ठीक है, इस तरह से ये बलबन का क्या लगा? जमाई लगा, दामाद लगा, जिसे हम कहते हैं दामाद। ठीक है, जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो उसके बाद जब बलबन जो है गद्दी पे बैठा, और जो बलबन था वह उन 40 अमीरों में से ही एक था। तो बलबन को पता था कि जब भी कोई नया सुल्तान बनता है तो जो 40 अमीर हैं उसे गद्दी से उतारने में जो 40 अमीर हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसीलिए बलबन ने सबसे पहले उन 40 अमीरों का जो गुट था, अब उनमें से एक तो बलबन है, यानी कि 39 जो है अमीर रह गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 39 अमीर हैं, सबसे पहले बलबन ने उनकी शक्ति को नष्ट किया और उन 40 अमीरों का जो गुट था उसे नष्ट कर दिया। ठीक है, और उसे अपने राज्य महल से समाप्त कर दिया, ताकि जब वह गद्दी पर बैठे तो उसके विरुद्ध कोई साजिश ना करे, उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना रचे। इसीलिए जो बलबन है, ताकि वो अधिक समय तक राज्य कर सके और उसके विरुद्ध कोई साजिश ना करे, तो सबसे पहला काम जो है बलबन ने क्या किया? उन 40 अमीरों का जो गुट था उसे जो है नष्ट कर दिया। ठीक है, और जो बलबन है यहाँ पर इसने इतनी कूटनीति से सहारा लिया, और जब बलबन गद्दी पे बैठा तो इसका शासनकाल रहा 1265 से
1286 ईस्वी तक। ठीक है, बलबन का जो शासनकाल था 1265 से शासनकाल 1265 से 1286 ईस्वी। देखिए कितना लंबा शासनकाल रहा है। अगर बलबन जो है 40 अमीरों को नष्ट नहीं करता तो सबसे पहले ये 40 अमीर जो है उसे इतने लंबे समय तक राज्य नहीं करने देते, उसे पहले ही मार देते। तो इसीलिए जो बलबन था उसने कूटनीति से काम लिया, क्योंकि वह उन 40 अमीरों में से ही एक था। उसे सभी षड्यंत्र मालूम था कि किस प्रकार से जब कोई नया सुल्तान बनता है तो वो 40 अमीर उसे जो है गद्दी से परास्त करने के लिए किस प्रकार से जो है षड्यंत्र रचते हैं। तो बलबन ने सबसे पहले उन्हें 40 अमीरों को ही नष्ट कर दिया, उनका जो गुट था उसे खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जब बलबन गद्दी पे बैठा तो उसका शासनकाल था 1265 से लेके 1286 ईस्वी तक। अब जो बलबन है, बलबन ने अपने शासनकाल में एक नया नगर बसाया जिसे कहते हैं सीरी। सीरी नया नगर बलबन ने अपने शासनकाल के दौरान बसाया था। और जो बलबन है इसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जब बलबन गद्दी पर बैठा, जब तुर्क सरदारों ने इसे गद्दी पे बिठाया तो गद्दी पर बैठते ही इसका जो नाम है गियासुद्दीन बलबन पड़ा। गियासुद्दीन बलबन पड़ा। लेकिन इतिहास में इसे बलबन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, इतिहास में। और इसका खिताबी नाम, जो एक खिताब यानी कि एक टाइटल दिया हुआ है, ठीक है, तो एक खिताबी नाम भी इसे हम कह सकते हैं। तो खिताबी नाम भी क्या है इसका? बलबन। बलबन। ठीक है, अब इसका वास्तविक नाम है बहाउद्दीन और जब ये गद्दी पे बैठा तो इसे गियासुद्दीन बलबन के नाम से जाना गया। इतिहास में इसे बलबन के नाम से ज्यादातर जाना जाता है। और इसका खिताबी नाम भी, जैसे एक टैग दे देते हैं, कोई व्यक्ति ये काम करता है तो उसे एक टाइटल दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार से इसे भी जो है इसका खिताबी नाम क्या है? बलबन। ठीक है, अब जो बलबन है ये इसने अपने समय में, बलबन के समय में जो है मंगोलों ने भी आक्रमण किया था इसके शासनकाल में। तो इसके समय में जो बलबन है इसने मंगोलों से भी अपने राज्य की रक्षा की थी। मंगोलों से राज्य की इसने रक्षा की। ठीक है, राज्य की रक्षा की। इल्तुतमिश ने बलबन को जब खरीदा था, ठीक है, तो कब खरीदा था इल्तुतमिश ने बलबन को? अपनी ग्वालियर विजय के बाद। ग्वालियर विजय के बाद खरीदा, क्योंकि बलबन भी एक गुलाम था। ठीक है, तो इसीलिए जो इल्तुतमिश है इसने अपनी ग्वालियर विजय के बाद जो है बलबन को खरीदा और इसे एक खासदार सेवक बनाया। खासदार सेवक मीन्स एक स्पेशल सेवक। खासदार सेवक बनाया। ठीक है, वैसे तो इनके राज्य महल में बहुत सारे नौकर होते हैं, बहुत सारे इनकी सेवा करने के लिए दास होते हैं, लेकिन जो इल्तुतमिश है उसने ग्वालियर विजय के बाद इसे खरीदा और इसे एक खासदार सेवक बनाया। अब हम जानते हैं कि जो बलबन है उसने अलग अलग शासकों के समय में अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स या अलग अलग जो पद हैं, ठीक है, वह उस पद पर किस प्रकार से जो है रहा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली की प्रथम शासिका रही, रजिया सुल्तान। ठीक है, अब जो रजिया सुल्तान है उसके समय में जो बलबन था उसने अमीर शिकार के पद पर नियुक्त था। ठीक है, उसके बाद क्योंकि जो इल्तुतमिश के समय से ही बलबन है, ठीक है, क्योंकि जो इल्तुतमिश है उसने 40 अमीरों का अपने राज्य में जो है गुट
स्थापित किया था, तो उन गुटों का सदस्य ही तो बलबन था। ठीक है, तो जो बलबन था वह रजिया सुल्तान के समय भी था, आगे जितने भी सुल्तान आएंगे उनके समय में भी वो राज्य दरबार में है, और लास्ट में जो है वह इस वंश का आखिरी शासक बना, यानी गुलाम वंश का आखिरी शासक बना बलबन। ठीक है, तो रजिया सुल्तान जो है उसके समय में बलबन का जो पद था अमीर शिकार था। इसी प्रकार से जो बहराम शाह है, बहराम शाह, बहराम शाह के समय उसका पद था अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त था। मसूद शाह के समय अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब और नासिरुद्दीन महमूद के समय, नासिरुद्दीन महमूद के समय जो बलबन था वो नायब ए ममलिकात के पद पर नियुक्त था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को जो है उलुग खां की उपाधि भी दी थी, उलुग खां की उपाधि भी दी। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम गियासुद्दीन बलबन के बारे में, जो कि इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक रहा था, सुल्तान रहा था, और यह गुलाम वंश का ही एक सदस्य था, गुलाम ही था ये भी, और ये गुलाम वंश का आखिरी शासक है जिसे हम बलबन के नाम से जानते हैं। बलबन जो कि इल्तुतमिश का एक गुलाम है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि जो बलबन है यह इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, बलबन इल्तुतमिश का एक गुलाम था जिसे इल्तुतमिश ने अपनी ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था और इसे अपना एक खासदार सेवक बनाया। वैसे तो सुल्तानों के बहुत सारे जो है सेवक होते हैं, इनके राज्य महल में बहुत सारे दास होते हैं, नौकर होते हैं, लेकिन जो बलबन है उसे इल्तुतमिश ने अपनी ग्वालियर विजय के बाद खरीदा और इसे एक स्पेशल सेवक बनाया, यानी खासदार सेवक बनाया। ठीक है, अब जो इल्तुतमिश है उसने अपने राज्य महल में अपना जो है शासन प्रबंध चलाने के लिए 40 अमीरों का एक गुट नियुक्त किया था। उन 40 अमीरों को कहा जाता था तुर्कान ए चहलगानी। उन 40 अमीरों में से ही एक अमीर का नाम था बलबन। ठीक है, अब जो बलबन था, जैसे मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी नासिरुद्दीन महमूद की, ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद जो है ये बलबन का दामाद था। ठीक है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, टोपी सीकर अपने जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, इस प्रकार से जो बलबन है जब ये गद्दी पे बैठा तो इसका शासनकाल था 1265 से 1286 ईस्वी का शासनकाल रहा। ठीक है, बलबन का जो वास्तविक नाम है वो था बहाउद्दीन। ठीक है, जो बलबन था वो 40 अमीरों में से ही एक था, तो उसे पता था कि जो 40 अमीर है सुल्तान के सामने तो बहुत अच्छा जो है व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे उसके विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो बलबन था वह 40 अमीरों का एक गुट था, और जब वह गद्दी पे बैठा तो उसने सबसे पहले उन 40 अमीरों में से ही जो है 40 अमीरों को ही नष्ट किया, ताकि वह अधिक समय तक जो है गद्दी पर टिका रहे, क्योंकि उसे पता था कि जब भी कोई नया सुल्तान बनता है तो जो 40 अमीर है सबसे पहले उसे पद से हटाने के लिए किस प्रकार से षड्यंत्र रचते हैं, साजिश रचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बलबन है उसने उन 40 अमीरों को ही सफाया किया। ठीक है, उसे अपने राज्य महल से हटा दिया। उसके बाद जो है इसका वास्तविक नाम क्या था, असली नाम क्या था बलबन का, बहाउद्दीन। ठीक है, लेकिन जब ये गद्दी पे बैठा तो गद्दी पे बैठते ही इसका नाम हो गया गियासुद्दीन बलबन। इसने एक नया नगर बसाया था जिसका नाम था सीरी। बलबन जो है इसे इतिहास में बलबन के नाम से जाना जाता है, या इसे हम खिताबी नाम भी कहा जाता है, एक टाइटल जैसे देते हैं ना किसी को, तो उसका नाम जो है बलबन भी रहा था। और इसके समय में मंगोलों ने भी आक्रमण किया था, मंगोलों से जो है इसने अपने राज्य की रक्षा की थी। तो अलग अलग जो सुल्तान आए थे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, तो उनके समय में इसका क्या क्या पद रहा था, कि कौन कौन सी पोस्ट पे ये जो है नियुक्त था। जब रजिया सुल्तान थी तो उसके समय में जो बलबन है उसने अमीर शिकार के
पद पर जो है नियुक्त था। बहराम शाह के समय में ये अमीर आखोर के पद पर जो है नियुक्त था। मसूद शाह के समय में अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त था। नासिरुद्दीन महमूद, जो हम पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी तो उसमें आप देख सकते हैं, नासिरुद्दीन महमूद के समय में नायब ए ममलिकात के बारे में, नायब ए ममलिकात के पद पर नियुक्त था। इसके बारे में भी जो है मैंने जिक्र किया हुआ है उस वीडियो में, डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और नासिरुद्दीन महमूद ने जो है बलबन को उल्लू खां की उपाधि भी दी थी। तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही बलबन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, और उस समय में ही जो है नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही बलबन जो है इसकी शक्ति जो है बहुत ज्यादा, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इसका जो है बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। ठीक है, और ये इल्तुतमिश का गुलाम था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि बलबन ने जब गद्दी पे बैठा तो इसने किस प्रकार से, कौन कौन से इसने प्रशासनिक कार्य किए थे। तो अब जान लेते हैं बलबन ने गद्दी पर बैठकर कौन कौन से प्रशासनिक कार्य किए थे। प्रशासनिक प्रशासनिक कार्य, सबसे पहले हैं बलबन ने ईरानी परंपरा के अनुसार सिजदा की प्रथा, सिजदा, सिजदा का अर्थ होता है सुल्तान, सुल्तान के सामने घुटनों पर बैठकर बैठकर शीश निवाना। ठीक है, यानी गर्दन नीची कर कर, ठीक है, सुल्तान के सामने घुटनों पर बैठना, यानी कि उसे प्रणाम करना, हाथ जोड़ के नहीं बल्कि गर्दन नीची करके। ठीक है, तो इसे ही शीश निवाने को ही जो है एक तरह से प्रणाम करना कहा गया है। और इसने अपने शासनकाल में सिजदा की प्रथा और दूसरा थी पैबोस की प्रथा। पैबोस, पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को चूमना, सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है, तो इसने जो है ईरानी परंपरा के अनुसार अपने राज्य में दो जो है परंपराएं जो है शुरू की थी, सिजदा की प्रथा और पैबोस की प्रथा की। जितने भी गुलाम हैं या जितने भी इसके दास हैं वो सुल्तान के सामने घुटनों पर बैठकर शीश निवाएंगे और साथ ही जो है सुल्तान के पैरों को चूमेंगे। ठीक है, की प्रथा शुरू की जो ईरानी परंपरा पर आधारित थी, ईरानी परंपरा पर आधारित थी। बलबन ने अपने समय में जो है एक नवरोज नामक त्योहार शुरू किया। नवरोज, जिसका अर्थ है फारसी साल का पहला दिन, फारसी साल का पहला दिन। ठीक है, तो इसने अपने शासनकाल में नवरोज नामक एक उत्सव प्रारंभ किया। उत्सव मीन्स, यहां पर उत्सव का अर्थ है त्योहार। ठीक है, इसने अपने जो वृद्ध सैनिक थे, वृद्ध और जो दुर्बल सैनिक थे, वृद्ध और दुर्बल, वृद्ध और दुर्बल सैनिकों के लिए पेंशन की व्यवस्था की, पेंशन की व्यवस्था की। ठीक है, और इसने जो है गुप्तचर प्रणाली में को भी मजबूत किया। गुप्तचर
प्रणाली को मजबूत किया, सैन्य विभाग जिसे दीवाने आरिज के नाम से जाना जाता था, दीवाने आरिज, इस डिपार्टमेंट पर इसने जो है इमादुल मुल्क को प्रमुख नियुक्त किया और उसे दीवाने आरिंग के पद पर बिठाया। ठीक है, इसने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाई। इसके राज्य दरबार में दो फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। ये पहला सुल्तान थे, यह पहला सुल्तान था जिसने राजतव के सिद्धांत को सुस्पष्ट किया। इसने आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। ठीक है, एक रीडिंग कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं और आपको समझा देती हूँ ताकि आपको इजीली जो है समझ आ जाए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, बिना सोचे। उसके बाद है गियासुद्दीन बलबन के जो प्रशासनिक कार्य हैं, जब वह गद्दी पे बैठा तो उसने कौन कौन से प्रशासनिक कार्य किए थे। सबसे पहले नंबर पे है सिजदा की प्रथा। उसने जो है ईरानी परंपरा पर आधारित, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये जो सिजदा की प्रथा है ये ईरानी परंपरा पर आधारित ठीक है, सिजदा और पैबोस, क्योंकि एग्जाम में अगर आता कि सिजदा और पैबोस की प्रथा किस परंपरा पर आधारित है, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ईरानी परंपरा पर आधारित है। तो जो बलबन था, गियासुद्दीन बलबन, जब वह गद्दी पे बैठा, ठीक है, तो उसने अपने राज्य दरबार में जो है सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है उसकी शुरुआत की। ठीक है, उसने पहली बार जो है
जो कोई भी सुल्तान था उसने ये प्रथा जो है शुरू की थी, यानी कि जो बलबन है वह प्रथम शासक है, प्रथम सुल्तान है जिसने ये परंपरा जो है शुरू की थी। ठीक है, तो सिजदा की प्रथा और पैबोस की प्रथा शुरू करने वाला जो सुल्तान है वह कौन था? बलबन। ठीक है, तो जो बलबन था जब वह गद्दी पे बैठा तो उसने अपने राज्य महल में दो प्रथा जो शुरू की थी जो कि ईरानी परंपरा पर आधारित थी, सिजदा और पैबोस की। सिजदा का अर्थ होता है सुल्तान के सामने घुटनों पे बैठ के शीश निवाना, यानी सिर नीचे करके, ठीक है, घुटनों पे बैठना। दूसरी परंपरा है पैबोस की प्रथा। इसके अनुसार क्या था? सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है, ये प्रथा, जो दोनों प्रथाएं थी, ये ईरानी परंपरा पर जो है आधारित थी। यहाँ पे वैसे मैंने लिखा ही हुआ है कि ईरानी परंपरा पे आधारित थी ये दोनों प्रथाएं। ठीक है, तो इन दोनों प्रथाओं को शुरू करने वाला कौन था? बलबन। ये प्रथम सुल्तान था, ठीक है, जिसने ये परंपरा जो है शुरू की थी। नेक्स्ट है नवरोज। जो सुल्तान था यानी कि जो गयासुद्दीन बलबन है, इसने अपने टाइम पीरियड में जो है नवरोज नामक एक उत्सव जो है शुरू किया। उत्सव मीन्स त्योहार जो है इसने प्रारंभ किया। नवरोज का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? फारसी साल का पहला दिन। जैसे देसी साल का पहला दिन होता है या फिर अंग्रेजी साल होता है जनवरी फरवरी, ठीक है, तो इसका साल का पहला दिन होता है। इसी प्रकार से जो फारसी साल है उसका पहला दिन है उसे नवरोज के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका मीनिंग है ये। उसके बाद इसने अपने शासन काल में वृद्ध और दुर्बल सैनिकों के लिए पेंशन की व्यवस्था की थी। जो वृद्ध सैनिक थे यानी कि जो बूढ़े सैनिक थे और जो दुर्बल सैनिक थे, कमजोर सैनिक थे, उनके लिए इसने अपने राज्य दरबार में पेंशन की व्यवस्था की थी। ठीक है, यानी कि पेंशन की व्यवस्था देखो पहले से ही चली आ रही है। ठीक है, आज के जमाने में तो है ही है, लेकिन पहले से ही ये जो व्यवस्था मतलब चली आ रही है, पेंशन की व्यवस्था, जो कि उस समय में जो है ये वृद्ध और दुर्बल सैनिकों के लिए थी। लेकिन आज के टाइम में अलग अलग पेंशन की व्यवस्था होती है। विधवा पेंशन, है ना, तो जो है वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके लिए पेंशन, तो अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट्स में जो अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग टाइप्स की पेंशन होती है। यहाँ पे जो बलबन है उसने सिर्फ वृद्ध व्यक्तियों के लिए और दुर्बल सैनिकों के लिए जो है यहाँ पर पेंशन की व्यवस्था की थी। ठीक है, उसके बाद है जो गुप्तचर प्रणाली है, इसने अपने शासनकाल में गुप्तचर प्रणाली को भी बहुत ज्यादा मजबूत किया। जो कि खुफिया जासूस होते थे जो कि न्यूज देते थे, तो गुप्तचर प्रणाली को भी इसने मजबूत किया था अपने समय में। इसने जो है सैन्य विभाग, यानी कि अपने समय में जो सैन्य विभाग था दीवाने आरिस नाम का, ठीक है, जो कि सैन्य डिपार्टमेंट था, उस पर जो है इसने इमादुल मुल्क को नियुक्त किया और उसे जो है दीवाने आरिस के पद पर, आरिंग के पद पर बिठाया। दीवाने आरिंग के पद पर किसे बिठाया था इसने? इमादुल मुल्क को। ठीक है, अपने राज्य दरबार में, जो कि सैन्य विभाग का डिपार्टमेंट था दीवाने आरिस। उसके बाद है इसके जो है विरोधियों के प्रति, जो विरोधी थे, ठीक है, जो इसके दुश्मन थे, उनके प्रति इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति यानी कि बड़ी सख्त नीति अपनाई थी। अगर कोई भी विरोधी जो है उससे निपटने के लिए ये उसकी हत्या कर देते थे। ठीक है, इस प्रकार से इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। इसने अपने राज्य दरबार में जो है दो फारसी कवि, जिससे नाम है अमीर खुसरो या अमीर हसन, दो जो फारसी कवि हैं अमीर खुसरो और अमीर हसन, जो है इसके राज्य दरबार में ही रहते थे। ये पहला सुल्तान था जिसने राजतब के सिद्धांत को सुस्पष्ट किया था, यानी कि जो बलबन है ये ऐसा प्रथम सुल्तान है जिसने अपने समय में जो है राजतब के सिद्धांत को स्पष्ट किया था, यानी कि इसने अपना बड़ा सख्त रवैया अपनाया था। असल मायने में सुल्तान होता क्या है, इसने जो है अपने राज्य दरबार में अपने सख्त नीतियों के प्रति जो है लोगों को दिखाया, तो यानी कि राजतब के सिद्धांत को इसने स्पष्ट किया। आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। आखेट अभियान, जब इसने अपना आखेट अभियान किया तो उसके दौरान इसने जो है आखेट अभियान के बहाने अपनी जो सेना थी, ठीक है, सैनिक थे, उन्हें लंबी दूरी तक पैदल, कवायद मीन्स पैदल जो है उन्हें चलाकर उन्हें दुरुस्त रखता था, सेहतमंद रखता था, फिट एंड फाइन रखता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलबन ने बदायूं के आसपास राजपूतों के गढ़ों को नष्ट कर दिया। जो बलबन था बलबन ने गद्दी पर बैठते ही अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए
अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए अपने आप को ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज बताया। उसने बलबनी वंश की स्थापना की। 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया। सुल्तान ने मुगुसुद्दीन नामक उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी किए और खुतबा पढ़वाया। बंगाल ऐसा एकमात्र अभियान था या बंगाल ऐसा एकमात्र राज्य था जिसके लिए बलबन ने दिल्ली को छोड़ा। बारह सौ अस्सी में बलबन ने सवै बंगाल की यात्रा की और ठीक है 1280 में बलबन ने सवै बंगाल की यात्रा की और जो तुगरिल उसकी हत्या कर दी। तुगरिल को पकड़ने का श्रेय यानी कि जो क्रेडिट है मुकद्दिर को मिला। बलबन ने उसे तुगरिल कुश यानी कि तुगरिल को मारने वाला की उपाधि दी। तुगरिल को मारने वाला की उपाधि दी। ठीक है। 1285 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण किया जिसे दबाने के लिए
जिसे दबाने के लिए बलबन के पुत्र बलबन के पुत्र की मृत्यु हो गई। उसका नाम था मोहम्मद। ठीक है, तो बलबन ने उसे खाने शहीद की उपाधि दी। ठीक है, बलबन के पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मद। उसके पुत्र का नाम मोहम्मद था। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था बलबन के बारे में कि उसने जब वह गद्दी पे बैठा तो उसने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि जो बलबन है उसने और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। बलबन जब है उसने बदायूं के आसपास राजपूतों के जो गढ़ थे, जो किले थे राजपूतों के, उन्हें नष्ट कर दिया। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए उसने अपने आप को ईरानी शहंशाह अफरासियाब का जो है वंशज बताया। ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज बताया कि यानी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि बलबन ने जो है अपने आप को किसका वंशज बताया अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, तो आंसर होगा ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज। ठीक है, उसने जो है बलबनी वंश की स्थापना की थी। बलबन का नाम है बलबन, तो इसने जो है बलबनी वंश की स्थापना की थी। यह गुलाम वंश का आखिरी शासक था। 1279 में बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। इसके राज्य दरबार में जो है 1279 में बंगाल में तुगरिल खान नामक एक व्यक्ति ने जो है विद्रोह किया। सुल्तान ने जो है मुगुसुद्दीन नामक एक उपाधि धारण की। यहाँ पर सुल्तान कौन है? बलबन। तो बलबन ने जो है मुगुसुद्दीन नामक एक उपाधि धारण की थी और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। उसने खुतबा पढ़वाया और बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके लिए जो सुल्तान था उसने बलबन ने दिल्ली सल्तनत को छोड़ दिया। ठीक है, 1280 में बलबन ने सवे बंगाल की यात्रा की थी। खुद बंगाल की यात्रा की, किस चीज के लिए? तुगरिल को पकड़ने के लिए। अब जो बलबन है उसने तुगरिल की हत्या कर दी और तुगरिल को पकड़ने का जो श्रेय है यानी कि जो क्रेडिट है वो किसे दिया था? मुकद्दिर को मिला। तो बलबन ने मुकद्दिर से खुश होकर उसे जो है तुगरिल कुश यानी कि तुगरिल को मारने वाला की उपाधि जो है दी थी। तुगरिल कुश का अर्थ है तुगरिल को मारने वाला। बलबन ने 1285 में बलबन के शासनकाल में 1285 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण किया था, जिसे दबाने के लिए बलबन के पुत्र जिसका नाम था मोहम्मद, ठीक है, वो गया उसे दबाने के लिए, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए बलबन ने उसे खाने शहीद की उपाधि से भी जो है विभूषित किया। चलिए जान लेते हैं बलबन की मृत्यु कब हुई थी। बलबन बदायूं के आसपास राजपूतों के गढ़ों को उसने नष्ट किया। बलबन ने बदायूं के आसपास राजपूतों के गढ़ों को नष्ट किया। बलबन अपनी शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए अपने राज्य में हमेशा ही शानो शौकत से उसे भरा रखता था। इसी प्रकार से बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु 1286 ईस्वी में हुई। इतिहासकार बर्ने के अनुसार इतिहासकार बर्नी के अनुसार 1286 ईस्वी में बर्नी के अनुसार, जो इतिहासकार बर्नी है उसके अनुसार 1286 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु से दुखी हुए
से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और नंगे पैरी दारून अमन के कब्रिस्तान में ले जाते हुए अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी और बलबन की तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। बलबन ने बदायूं के आसपास राजपूतों के गढ़ों को नष्ट किया था और इसके अलावा जो बलबन था, बलबन अपनी शानो शौकत जो है दिखाने के लिए ज्यादातर, या अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए, अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए हमेशा अपने राज्य दरबार में शानो शौकत से उसे भरा रखता था। इसके अलावा जो है बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हुई थी। इतिहासकार बर्नी के अनुसार बलबन 1286 ईस्वी में जब बलबन की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु से दुखी हुए जो मलिक थे, यानी कि जो अमीर वर्ग के शासक थे, अमीर थे उसके राज्य दरबार में, उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ डाले और नंगे पैर वह दारून अमन के कब्रिस्तान में ले जाते हुए अपने अपने सिरों पर उन्होंने धूल फेंकी और बलबन की मृत्यु का शोक उन्होंने 40 दिनों तक मनाया। ठीक है, कौन सा कब्रिस्तान में उसे लेके गया? दारून अमन के कब्रिस्तान में। ठीक है, और उन्होंने जो है 40 दिनों तक जो है अपने सुल्तान यानी बलबन का शोक मनाया। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।